हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस सेशन में हम CUET PG एमकॉम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप CUET एमकॉम COQP 08 की तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाले एक हफ्ते में 27 मार्च 2025 को पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस सेशन में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे साथ में, और उससे रिलेटेड और कौन-कौन से क्वेश्चन CUET हमसे पूछ सकता है, हम उसको भी देखेंगे। साथ ही में सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। और आज से कुछ टाइम पहले जब DUET अपना पेपर कंडक्ट करवाती थी, तो उस पेपर में मैंने अपीयर किया था। उस टाइम पीरियड पे भी कुछ क्वेश्चंस जो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस को ऐड करे हुए हैं, बिकॉज़ हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हम हर एक क्वेश्चंस को करेंगे और उससे रिलेटेड और कौन से सवाल बन सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। और उसमें जो ऑप्शंस हैं, उससे कौन-कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब सिंस पेपर हमसे 1 हफ्ते की दूरी पे है, तो सारा सिलेबस कंप्लीट करना 1 हफ्ते में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम विद द हेल्प ऑफ MCQs, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, विद द हेल्प ऑफ सैंपल पेपर्स, हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। Right? Okay, now let's start the session. This is our first question. A new business was set up on 16th of November 2022 and it had commenced its business from 15th December 2022. The first previous year for the business is. आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका एक नया बिजनेस है, उसे सेटअप आपने करा है 16th ऑफ नवंबर 2022 को और आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो 15 दिसंबर 2022 से। तो आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा इसमें? योर ऑप्शंस आर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, 16 नवंबर से लेकर के 31 मार्च, 15 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च, या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। राइट आंसर है 16th ऑफ नवंबर 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो ये बोलता है कि जब से आपने अपना बिजनेस सेटअप करा है, हम तब से ईयर काउंट करते हैं, ना कि जब से आपने अपने बिजनेस को कमेंस करा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 16th ऑफ नवंबर 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U शेयर विल बी अलाउड इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। द क्वांटम ऑफ सच डिडक्शन इज। ये आपके कुछ नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सॉरी। 50,000 रुपीज डिसेबिलिटी पे, 75,000 डिसेबिलिटी पे, 1 लाख सीवियर डिसेबिलिटी पे, 1,25,000 सीवियर डिसेबिलिटी पे, या 2 लाख रुपए अगर आपका पर्सन जो है वो डिसेबल है या फिर तो सीवियर डिसेबल है। अगर आपने 80U को अच्छे से पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट थिंग तो आप जब CUET का पेपर दे रहे हो तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है उसमें, तो आप उसे वैसे भी आप तुक्का नहीं लगाओगे, ऐसे आप कुछ भी आप ऑप्ट करके नहीं आओगे। इस चीज को आपने पूरे अच्छे से पढ़ा होगा तभी होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट। हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है वो कुछ सेक्शंस जो हैं उसके, वो हमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। 2 सेक्शन है इसमें, आप उन सेक्शंस को याद कर लो। सेक्शन 80U है एक तो हमारा, और दूसरा है सेक्शन 80DD। ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट और को रिलेटेड है ये दोनों सेक्शन, इस वजह से आपके क्वेश्चन में 80U पूछा है, चांसेस आर कि इससे रिलेटेड 80DD भी पूछ ले। राइट। 80U क्या है? 80U बात करता है कि आपको इस सेक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी है, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी है, उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और सेक्शन 80DD जो है वो बात करता है जो हमारा टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, उसके डिपेंडेंट, सॉरी, उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को, मेंबर को कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। 80DD ये बात करता है। ये जो 80U है, 80U के अंदर हमारे वैसे पर्सन आते हैं जिनकी डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% वो डिसेबल हो और सर्टिफाइड बाय
40% डिसेबल है और सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, एम्स वगैरह हो गया, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके द्वारा सर्टिफाई किया गया है कि भाई आपका ये जो पर्सन है वो 40% डिसेबल है, एटलीस्ट 40% यानी कि 40% से अबव होना चाहिए। और सीवियर डिसेबिलिटी की बात करते हैं। डिसेबिलिटी हमारी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी होती है जो कि आपकी 40% से ज्यादा होती है, और एक सीवियर डिसेबिलिटी होती है जो कि 75% सॉरी 80%, एक सीवियर डिसेबिलिटी होती है जो कि 80% से ज्यादा होती है। अब डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शन हमें कैसे मिलता है, दैट इज 75,000 रुपीज, तो आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। और अगर आपका सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। एटीयू की बात की गई है ना, यानी कि इंडिविजुअल की बात की गई है। इंडिविजुअल की हम बात करेंगे तो आपका 75,000 कहाँ पे है, ये रहा 75,000 फ्लैट, 75,000 का डिडक्शन मिलेगा आपके पर्सन को, जो भी आपका टैक्स पेयर है वो। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है उसको, तो उसको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। बाकी आपके ऑप्शन में 50,000, दिस इज रॉन्ग। 1 लाख इन केस ऑफ पर्सन विद, नहीं ये भी नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा 1 लाख वाला करके, बस हमें इतना पता है कि 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटी पे है और सीवियर डिसेबिलिटी के ऊपर 1,25,000। 2 लाख रुपए इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, नहीं ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कोरम The quorum for a board meeting in case of a company is one third of the total number of directors in office or two directors, whichever is less. One third of the total number of directors in office or two directors, whichever is more. One half of the total number of directors in office or two directors, whichever is less. One half of the total number of directors in office or two directors, whichever is more. किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोरम क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है कंपनीज लॉ के अंदर। तो क्या है ये, आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो मीटिंग होती है हमारी जो मीटिंग होती है वो तीन तरीके की होती है। जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये तीन मीटिंग होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड मीटिंग के बारे में, बोर्ड मीटिंग के बारे में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। और मीटिंग में भी हमें सबसे पहले जानना है कि कोरम क्या होता है। कोरम क्या होता है? तो कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनको आपकी मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले कि जनरल मीटिंग में कितने कोरम की जरूरत होती है और बोर्ड मीटिंग में कितने कोरम की जरूरत होती है। कोरम इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग। अगर आप सेक्शन 103 की बात करें, कंपनीज एक्ट सेक्शन 103, सेक्शन याद नहीं करना है तो वो रहने देना। रीजन बीइंग कि सेक्शन के ऊपर वैसे भी वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ दैट सेक्शन 103 जो है वो बात करती है जनरल मीटिंग के कोरम के बारे में। जनरल मीटिंग के कोरम के बारे में इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है तो आपको 5 मेंबर्स कोरम में चाहिए। 5 मेंबर्स आपके कोरम में चाहिए अगर आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर 1,000 से कम लोग हैं। 1,000 से कम लोग हैं, कम लोग यानी कि मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है ये। 15 मेंबर्स होने चाहिए। 15 मेंबर्स होने चाहिए कोरम में अगर आपकी कंपनी में 1,000 से लेकर के 5,000 मेंबर्स हैं। एंड 30 मेंबर्स होने चाहिए। 30 मेंबर्स होने चाहिए अगर आपकी कंपनी में 5,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। ये पहला प्रोविजन है इसका। वहीं पे अगर हम वहीं पे अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो उस केस में रिगार्डलेस ऑफ द साइज, कितने भी मेंबर्स आपकी कंपनी में क्यों ना हो, आपके कोरम में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, दैट्स इट। ये हमने बात करा अभी कोरम किसके लिए, जनरल मीटिंग के कोरम की हमने बात करी है। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑन बोर्ड मीटिंग के कोरम में क्या सीन रहता है।
quorum for board meeting. उससे पहले समझते हैं कि ये बोर्ड मीटिंग क्यों होती है। बोर्ड मीटिंग जो होती है वो डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के बीच में होती है, बिटवीन डायरेक्टर्स होती है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जब जहाँ पे भी लेना होता है, कुछ डिसीजन लेना होता है, तो वहां पे हम बोर्ड मीटिंग को देखते हैं। सेक्शन 174 इसकी बात करती है। सेक्शन 170, अगेन सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए ये। सेक्शन 174 बताती है कि भाई बोर्ड मीटिंग में कितने मिनिमम कोरम होनी चाहिए, कितने मेंबर्स को हम कोरम बोलेंगे। 1/3 of total number of directors, total number of directors, or two directors, whichever is higher. या तो आप 1/3 डायरेक्टर, जो आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 पोर्शन आप ले लो, 1/3 मेंबर्स आपके कोरम में होंगे, या तो 2 डायरेक्टर जो भी ज्यादा है वो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं, तो 1/3 हमें चाहिए ना, दैट इज एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, या फिर तो 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, ये हायर है तो आपको कोरम के लिए 2 डायरेक्टर चाहिए होंगे। साथ में इसी के सेक्शन 174 ये भी बोलता है कि भाई अगर डायरेक्टर आपका फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो वो ऑनलाइन मोड का भी यूज कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर का होना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। ये आपके ऑप्शंस हैं। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑफिस, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज लेस लिखा हुआ है। नो, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑफिस, और 2 डायरेक्टर विच एवर इज मोर, ये राइट है। 1/2 ऑफ द, ये तो 1/2 हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, और 1/2 यहाँ से भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है। तो ऑप्शन है टू डिक्लेयर डिविडेंड्स, टू ऑल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टू अपॉइंट ऑडिटर्स, टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, टू ऑल्टर मेमोरेंडम फॉर चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा रेजोल्यूशन है वो 2 तरीके के होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होते हैं वो किसके लिए हम पास करते हैं, वो हम ऑर्डिनरी मैटर्स जो होते हैं बिजनेस में उसके लिए हम पास करते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल मैटर्स के लिए। कौन कौन से, जैसे कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स हो गए, साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, एंड रेम्यूनरेशन भी इसी का पार्ट है। ये सारे, इन सारी चीजों के लिए हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम पास करते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है कि एटलीस्ट आपके 51% का कॉन्सेंट होना मांगता है, एटलीस्ट 51% ऑफ कॉन्सेंट, जो भी आपके मेंबर्स हैं, इसको वैलिड करने के लिए, इसको पास करने के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन की हम बात करें तो स्पेशल मैटर्स के लिए होता है, जैसे कि हमारा अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। फिर आता है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स हमें इशू करना है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा और क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है आपने, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एड्रेस की बात हो रही है। शेयर कैपिटल आपको रिड्यूस करना है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और क्या है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर,
रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, उसके टर्म से पहले आप उसको रिमूव कर रहे हो, बिफोर एक्सपायरी, उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी। बायबैक ऑफ शेयर्स हो रहा है तो उस केस में आपको करना पड़ेगा बायबैक ऑफ शेयर्स। इन सब चीज के लिए, इन सब को वैलिड करने के लिए आपको एटलीस्ट 75% का वोट चाहिए होगा, एटलीस्ट 75% वोट। क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमें ऑर्डिनरी मटेरियल्स के लिए होता है, मैटर्स के लिए होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल मैटर्स के लिए होता है। ऑर्डिनरी होता है दैट इज बिजनेस के जो नॉर्मल डेज में जो आप देखते हो वो सारी चीजें, जैसे कि हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होनी है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है, डेली बेसिस पे, यानी कि हर साल आपको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने की जरूरत होती है, जो कि हर बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको 51% कॉन्सेंट चाहिए होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही आम नहीं है, बहुत रेयर होता है। वो सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, जैसे अमेंडमेंट ऑफ एओए हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने इशू करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपने चेंज करना है, शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो गया, ऑडिटर का रिमूव कर रहे हो आप ऑडिटर को उसके एक्सपायरी से पहले, बायबैक ऑफ शेयर्स वगैरह, तो उस केस में आपको 75% वोट चाहिए होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई कौन कौन सी चीज के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए उसमें हमें अमेंडमेंट करनी है, ऑल्टर का मतलब अमेंडमेंट चेंजेस होते हैं, वो करने के लिए क्या आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की पास करने की जरूरत है? तो यस, हमें उसे स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी बिजनेस में होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा इसमें, ये भी गलत है। टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का शेयर कैपिटल आपने कम करना, अभी हम पढ़ के आए दैट इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। टू ऑल्टर मेमोरेंडम फॉर चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आप क्या कर रहे हो, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो, उसका एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। क्या क्या सही हो जाएगा हमारा? बी, डी और ई, बी डी ई, ये हमारा करेक्ट है। Question number 5 is the sum of the deviation of a given set of observations taken from median ignoring plus signs is। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, लीस्ट होगा ये इसका, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल। वो कौन सा स्क्यूनेस का फॉर्मूला है या मेजर है जो कि परसेंटाइल को यूज करता है? आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक एक करके हम सारी चीजों को हम देखेंगे। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? कार्ल पियर्सन है, बॉलीज है, कैलीज है और मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। आ जाओ, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम समझेंगे कि ये होता क्या है। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ऐसे समझो कि मोड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन, तो उस केस में हम ऐसा मानते हैं कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यू किया गया है, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है उस केस में। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, पहला। दूसरा, अगर आप देख रहे हो कि मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, तो उस केस में हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव। ये याद रख लो, ये दो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में एक और चीज ऐड कर लो कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तो उस केस में हम बोलते हैं भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है वो हमारा 0 होता है, इसे भी याद कर लो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं हम उनको एक बार देखेंगे। कार्ल पियर्सन,
कार्ल पियर्सन के अंदर हम दो फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। टोटल हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के। वो दो फॉर्मूला कौन से? पहला तो जो हमारा फॉर्मूला है वो मोड मेथड को यूज करता है, यूजेस ऑफ मोड हमें उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा वाला जो मेथड है वो हमें मीडियन देखने को मिलेगा, यूज ऑफ मीडियन है उसमें। फॉर्मूला क्या है? जो मोड वाला है वो हम एस की ये हमारा फॉर्मूला है। और मीडियन वाला फॉर्मूला ये, जहाँ पे ये एक्स बार जो है वो हमारा मीन है और एस जो है वो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन है। स्टैंडर्ड एविएशन। तो ये याद रखेंगे कार्ल पियर्सन ने अपने फॉर्मूला में मोड और मीडियन का यूज किया था। एक और चीज इसमें एक और चीज ऐड कर लूं, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो होते हैं वो किसको यूज करते हैं? वो इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं मोस्टली, मीडियन वाले फॉर्मूला को। ये हमने पढ़ा भी है ट्वेल्थ में, दैट थ्री, ये भी पढ़ा है वैसे तो। थ्री इंटू ये हमारा मीन है, मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। मोस्टली यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जो बाउली है, बाउली ना मीन और स्टैंडर्ड एविएशन के ऊपर उसके फॉर्मूलाज रिलाई नहीं करते हैं। वो क्या यूज करते थे? वो यूज अपने फॉर्मूलाज में क्वार्टाइल का यूज करते हैं। क्वार्टाइल्स का यूज करते हैं वो। तो इनका फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये इनका फॉर्मूला था। जहां पे हमें पता होना चाहिए Q1 जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल हम उसको कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। या फिर तो आप बोल लो इसको 25th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल। Q2 जो है वो हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है, सेकेंड क्वार्टाइल है। 50 परसेंटाइल बोल लो इसको, 50th परसेंटाइल बोल लो। या फिर तो इसी को हम मीडियन भी कहते हैं। Q3 जो है, Q3 जो है उसको हम थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल, यानी कि 75th परसेंटाइल। बस इतना काफी है। ये हमारा बाउली हो गया। नेक्स्ट वी हैव केलीज, केलीज कोएफिशिएंट। केलीज जो थे उन्होंने अपने फॉर्मूलाज में परसेंटाइल का यूज किया था, परसेंटाइल्स का यूज किया था। इनका फॉर्मूला क्या था? इनका फॉर्मूला क्या था? P90 प्लस P10 माइनस P10 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10।
जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो P10 है वो बात हो रही है 10th परसेंटाइल की, P90 जो है वो 90th परसेंटाइल की बात हो रही है, और P50 जो है वो 50th परसेंटाइल की बात हो रही है। और ये जो 50th परसेंटाइल है इसको ही हम कहेंगे मीडियन। मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस इसके अंदर कुछ है नहीं एज सच। बस इतना जान लो कि इसको हम फिशर्स मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फिशर्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बस। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो ये देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है, अगर वो मोड इज लेस देन मीडियन और मीडियन इज लेस देन मीन है तो आपका कोएफिशिएंट स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव है। और अगर मीन छोटा है मीडियन से, मीडियन छोटा है मोड से, तो उस केस में वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर तीनों ही इक्वल है तो वो हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में चार चार ऑप्शंस देके रखे हुए थे, कार्ल पियर्सन्स, बाउलीज और केलीज, और लास्ट वन इज मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन्स की हम अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या यूज करा था? उन्होंने मोड और मीडियन को यूज करा था। बाउलीज की बात करेंगे तो वो क्वार्टाइल यूज करा था उन्होंने। और ये याद रख लेना कि मीडियन हम किसको कहते हैं? 50th परसेंटाइल, P50, ये सब को हम मीडियन कहते हैं। केलीज की बात करें तो केलीज ने परसेंटाइल्स को यूज करा था। और मोमेंट मेजर को हम इतना याद रख लो कि फिशर्स मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं उसको। क्वेश्चन आपका ये है कि वो कौन सा मेजर था, वो कौन सा मेजर था जिसमें आपको परसेंटाइल का यूज देखने को मिला। तो हमने क्या पढ़ा कि केलीज के कोएफिशिएंट में हमें परसेंटाइल देखने को मिला था, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिस्लेशन इन 1934। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1934 में थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कौन से ईयर में किया गया था? ऑप्शंस आर 1934, 1939, 1949 या 1969। तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज 1949 में किया गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के बेसिस के ऊपर। हिल्टन यंग कमीशन के बेसिस के ऊपर इसको सेटअप किया गया था। कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ओके। इसी में एक और चीज और याद कर लो कि इनके फर्स्ट गवर्नर कौन थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सीडी देशमुख। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विच इज इन मुंबई। क्या क्या देखा हमने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1934 में, और 49 में 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया। हिल्टन यंग कमीशन के बेसिस पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट गवर्नर इसके सीडी देशमुख थे और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी के साथ कुछ चीजें और भी देख लेना, चांसेस है कि वो भी पूछे जा सकते हैं इस बार के पेपर में। जैसे कि हमारा बैंक रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, और ओएमओज हो गए। एक बार इन सारे रेट्स को देख करके जाना कि ये होते क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन कहाँ पे क्या रेट्स को, और इसका इन्फ्लुएंस आपकी इकोनॉमी में कैसे पड़ता है। ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडोर्समेंट के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? एन endorsement that contains signature of the endorser as well as the name of the person in whose favor the endorsement is made is called. Options are blank or general endorsement, partial endorsement, restrictive endorsement या special और full endorsement. सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये endorsement होता क्या है।
एंडोर्समेंट देखो होता है ऐसे है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है, अगर वो उस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे साइन कर दे, अपना नाम मेंशन कर दे और उसे किसी और को दे दे, तो उस तरीके से वो अपना ओनरशिप या टाइटल अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ओनरशिप है या फिर तो टाइटल है वो उस तरीके से वो ट्रांसफर करता है। तो वो तो सबसे पहले समझ जाओ कि वो एंडोर्समेंट का प्रोसेस वैसा होता है। एंडोर्समेंट इज बेसिकली ट्रांसफर समथिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ योर पोजीशन या फिर तो टाइटल। उसके बाद एंडोर्समेंट होते कितने तरीके के हैं, तो देखो बेसिकली एंडोर्समेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एंडोर्समेंट पढ़ रहे हैं। एंडोर्समेंट हमारा बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, दूसरा है एंडोर्समेंट इन फुल। अच्छा, उससे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सा है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाओ, ये हमारा बेसिक डिवीजन है कि आपके दो तरीके के होते हैं। अब उसके अंदर भी आप, वैसे तो बहुत सारे तरीके के एंडोर्समेंट्स होते हैं जो कि बैंकिंग्स वगैरह में होते हैं या ऐसे भी देख लो तो, बट बैंकिंग के टर्म में जो मेनली जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं या अभी तक के पूछे गए हैं वो छह टाइप का याद कर लो, उसी के बीच में से आएगा। वो छह कौन कौन से हैं? सिक्स टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट है वो। फर्स्ट वन इज ब्लैंक, जिसको हम जनरल भी कहते हैं, जनरल एंडोर्समेंट। इसके अंदर ना कोई भी नाम कुछ भी नहीं होता है, नो नेम, नो नेम एडेड। सेकेंड वन वी हैव फुल और स्पेशल, फुल या फिर तो इसको हम स्पेशल एंडोर्समेंट भी कहते हैं। थर्ड वी हैव कंडीशनल एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट। फोर्थ वन वी हैव रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। फिफ्थ पार्शियल एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट। फिर उसके बाद है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। इतने सारे तो मैंने बता दिए, अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट जो मैंने बताया, जिसमें कि आपका कोई भी नाम, स्पेसिफिक नाम वगैरह एडेड नहीं होता है। फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट में आपका ना नाम इसमें एडेड होता है, नेम होता है इसके अंदर कि किसको देना है, क्या किसको कैसे दे रहे हैं। कंडीशनल जो हम बात कर रहे हैं, कंडीशनल कंडीशनल जो होता है वो होता है ट्रांसफर, जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो। एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन वहां पे रखी जाती है कि वो अगर आप पूरा करोगे तभी ये ट्रांसफर होगा, दैट इज ट्रांसफर अपॉन the fulfillment of the specific condition। ये हो गया। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जो होता है, इसके अंदर आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और वो कहाँ पे, आपके इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे वो मेंशन किए जाते हैं। सम रेस्ट्रिक्शंस mentioned on the back of इंस्ट्रूमेंट। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट के पीछे किसी ने फॉर डिपॉजिट ओनली लिख दिया, तो उस केस में ये होता है कि भाई ये सिर्फ बैंक में ही डिपॉजिट होगा, कोई भी कैश आप नहीं इसको यूज करके निकाल सकते हो। या फिर तो बोल दिया फॉर डिपॉजिट टू अकाउंट नंबर, इसी पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में हमें चाहिए, तो वो भी रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के अंदर ही आता है। या फिर तो किसी पर्टिकुलर नाम, किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम दे दिया, दैट टू बी डिपॉजिटेड इन दिस बैंक ओनली, तो उस केस में भी हम उसको रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है? पार्शियल एंडोर्समेंट के अंदर होता है कुछ पोर्शन आपको पेबल है, पार्ट ऑफ अमाउंट पेबल।
इसके बाद हमारे पास फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट है। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें ऐसा है कि बस एंडोर्सर जो होता है वो अपने कुछ राइट्स को गिव अप कर देता है और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ले लेता है, इतना याद रख लो। एंडोर्सर गिव्स अप देयर राइट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। ये कुछ एंडोर्समेंट्स हमने अभी पढ़े। ब्लैंक होता है जिसमें कोई नाम नहीं होता है, फुल और स्पेशल होता है जहाँ पे नाम एडेड होता है, कंडीशनल जहाँ पे कुछ कंडीशन आपको पूरे करने पड़ते हैं, रेस्ट्रिक्टिव होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा दिया, बैक ऑफ द साइड पे आपने कुछ लिख दिया कि भैया सिर्फ अकाउंट डिपॉजिट में होगा, कैश नहीं निकाल सकते हो। पार्शियल एंडोर्समेंट होता है कि मान लो 40,000 है, 40,000 का सिर्फ 20,000 ही पेबल है। फैकल्टेटिव होता है जहाँ पे आपने कुछ राइट्स को गिव अप कर दिया है अपने, और आपके लिए एक लाइबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि भाई इंडोर्समेंट है जिसके अंदर सिग्नेचर है एंडोर्सर का, एज वेल एज द नेम ऑफ द पर्सन जिसको वो जिसके फेवर में एंडोर्समेंट कर रहा है उसका नाम भी मेंशन है। मैंने बताया कि जहाँ पे नाम मेंशन्ड होता है उसको हम स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट कहते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? ऑप्शंस आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर तो डिक्लाइन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ग्राफ याद कर लो कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप मार्केट में उसको लेकर के आते हो तो उसका एक लाइफ होता है, उसका एक साइकिल होता है। तो वो स्टेजेस कौन कौन से होते हैं उस ग्राफ से आपको याद हो जाएगा। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसको हम PLC के नाम से भी जानते हैं। ये बताता है, डिस्क्राइब करता है स्टेजेस के बारे में, एक प्रोडक्ट कितने स्टेजेस से जाता है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द मार्केट और कैसे वो डिक्लाइन होकर खत्म हो जाता है वो। तो उसके लिए ग्राफ याद कर लो। दिस इज वैल्यू। ये ग्राफ अपने इनिशियल फेज पे एकदम यहाँ से रहती है, फिर धीरे 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 करके ये उठती है। दिस इज द डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है। लॉन्च, प्रोडक्ट मार्केट फिट, यहाँ पे ये अपने मार्केट में फिट होता जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये अपने पीक पे रहता है, अपने ग्रोथ के पीक पे रहता है। इसको हम, इसी वाले पोर्शन को हम मेच्योरिटी कहते हैं। और मेच्योरिटी और इंट्रोडक्शन के बीच का जो पूरा फेज है इसको हम ग्रोथ कहते हैं। लाइफ साइकिल एक्सटेंशन। और इसी पीक के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू कर देता है और यहाँ पे इसकी एंड ऑफ द लाइफ हो जाती है। सॉरी, मेच्योरिटी के बाद मैंने यहाँ पे बताया, मेच्योरिटी के बाद ये डिक्लाइन होने लग जाता है। ये हमारा पूरा ग्राफ है, ये हमारा पूरा स्टेज है, इसे याद कर लो कि ये रहा डेवलपमेंट। लॉन्च होता है, डेवलप करते हो आप, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ देखते हो, मेच्योरिटी देखते हो और फिर इसको डिक्लाइन होते हुए भी हम इसको मार्केट में देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो PLC है उसका पहला सबसे शुरू का स्टेज कौन सा होता है? कौन सा है ये? डेवलपमेंट,
कौन सा है ये ना, डेवलपमेंट फॉरमोस्ट लॉन्च, दैट इज प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इज द फॉरमोस्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश स्कूल ऑफ थॉट पोस्टुलेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। वो कौन सा थ्योरी है जो आपको बताता है कि भाई जो आपका यूटिलिटी है उसे आप मेजर कर सकते हो? ऑप्शंस आर कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या फिर तो रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। याद रखना, कार्डिनल अप्रोच जो होता है उसे आप मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड। ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है वो रैंकिंग के बेस पे होता है। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल दोनों एक ही होते हैं। और रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस जो है इसमें हम मोस्ट प्रेफरेंशियल गुड्स को हम देखते हैं, हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं इसमें। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वो कौन सा थ्योरी है जो बताता है कि भाई यूटिलिटी आपका मेजर किया जा सकता है। तो विच इज कार्डिनल अप्रोच बताता है कि आपकी यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। हमने क्लास 11th में पढ़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किनके चेयरमैनशिप के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स को फॉर्म किया गया था? ऑप्शंस आर एम एस स्वामीनाथन, पीसी महालनोबिस, वी के राव, वी रामराधम। करेक्ट आंसर इज एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के अंदर ही इस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। कब हुआ था? तो 18 नवंबर 2004 को हुआ था। और क्यों हुआ था? टू एड्रेस फार्मर्स डिस्ट्रेस और सुसाइड्स। जितने भी फार्मर्स तब थे उस टाइम पे फार्मर्स बहुत सुसाइड्स कर रहे थे और उनके बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए और उस चीज को ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए उसके ऊपर, इस वजह से ये कमीशन को बिठाया गया था। इसी के नीचे जो हमारे पास ये पीसी महालनोबिस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इनके ही नाम पे सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम पड़ा था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसी का दूसरा नाम है महालनोबिस प्लान। और याद होगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वर्क करा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वर्क करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीनेम्ड टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। कौन से ईयर में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का नाम बदल करके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया था? ऑप्शंस आर 1990, 1980, 1970 या 2000। करेक्ट आंसर इज 1980। 1980 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो थी उसका नाम बदल करके हमने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया था। इसके ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं दैट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो थी, ये जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम थी वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसे अप्रैल 1977 में किया गया था। अप्रैल 1977 में इसे लॉन्च किया गया था। और क्या इसका एम क्या था? इसका एम था इराडिकेशन ऑफ हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिक खाना देने की बात हुई थी इसमें। तो एम किया गया था हंगर को हटाना है और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, तो इसका मेन एम था इराडिकेशन ऑफ हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और 1980 में इसका नाम बदल करके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया था। कौन से ईयर में? 1980 में। और उस टाइम पीरियड पे 1980 में इसे किया गया था और उस टाइम पीरियड पे हमारा कौन सा प्लान चल रहा था? तो ये चल रहा था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन और कैग जो थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज भी करा था इस चीज को, ये याद रखेंगे। Dash was based upon the Industrial Policy Resolution of 1956 which focused on the expansion of public sectors। यहाँ पे कॉमा होगा ये कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को के ऊपर था वो बेस्ड। और इस रेजोल्यूशन में हमने पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन की बात करी है। तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान था? हमें याद है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला था सेकेंड 5 ईयर प्लान में।
एंड वी हैव ऑप्शंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हमें पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, सिंस वी नो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करा था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी इसी के साथ सॉरी इसी के साथ ये जितने भी 5 ईयर प्लान्स है ना, वो याद कर लेना कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमने किस चीज के ऊपर फोकस करा था। दैट फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया था। ये सारी चीजें हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर हमने बेस्ड रखी थी। सेकंड जो था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर था वो। थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा सेल्फ सफिशिएंसी था। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड इकोनॉमी, इन दोनों में हमने बोला था कि भाई हम अपने से सब सारी चीजें करेंगे, हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे फूड वगैरह। ये हुआ था, ये याद रखना। और थर्ड में ही ना हमारी इकोनॉमी में हमें बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला। रीजन बहुत सारी थी उसमें, उसमें से कुछ प्रोमिनेंट रीजंस में से एक तो वॉर वगैरह भी थे, काफी सारे वॉर्स हुए थे उस टाइम पीरियड पे। फोर्थ में भी हमें सेल्फ रिलायंस देखने को मिला था। सेल्फ रिलायंस और सस्टेन्ड ग्रोथ था। फिफ्थ के अंदर फिफ्थ के अंदर हमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दिखा। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, हमने सोचा कि भाई पॉवर्टी हटाना इंपॉर्टेंट है, विच इज स्टिल अ ट्रुथ कि अगर आप अपनी कंट्री से इकोनॉमी से पॉवर्टी हटाते हो, आप पॉवर्टी को इराडिकेट करते हो, हंगर इराडिकेट करते हो, तो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में वो काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ। सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करा था, एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करा था, इंडस्ट्री के ऊपर वर्क करा था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली हमने वर्क करा था। राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, dash is issued by a bank at the request of an importer. It states that the bank will pay a specified sum of money to a beneficiary, normally the exporter, on presentation of specified documents. Options आपके पास है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेंडिंग नहीं होगा ये, लेडिंग होगा ये, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक इशू करती है इंपोर्टर के रिक्वेस्ट पे, और जो इंपोर्टर है उसके बिहाफ पे बैंक पे करती है किसको, एक्सपोर्टर को। राइट। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। फर्स्ट वी हैव बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ना एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली। इसको हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी आपके हैं ना ऑप्शंस में, जितने भी है ना सारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही यूज किए जाते हैं। ये तीनों इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि भाई बाइंड करता है पार्टी को कि भाई आपको जब भी हम डिमांड करेंगे आपसे, या फिर तो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है कि इतना ये वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आप हमें इतना अमाउंट आप दोगे, तो एक अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ होता है, बीओई। और नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो होता है, बिल ऑफ लेडिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में ही यूज की जाती है। ये भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में ही यूज की जाती है, बट ये एज अ रिसीट एक्ट करती है ये, कि जो भी गुड्स आपने शिप किए हुए तो उसका रिसीट होता है, ये एक एविडेंस होता है कैरेज बिटवीन शिपर और कैरियर के बीच में, जिसने भेजा है सामान उसके और जो ले करके सामान आ रहा है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है, उसका ये एविडेंस होता है बिल ऑफ लेडिंग। थर्ड वी हैव एलओसी। एलओसी बोल लो, एलसी बोल लो, एक ही बात है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट ना एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि गारंटी करती है बायर के पेमेंट को। जो भी मान लो जो बायर है, बायर यानी कि जो भी इंपोर्टर है, उसको वो बोलेगा बैंक को कि भाई आप मेरे बिहाफ पे, आप जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, वो उसको आप पे कर देना फुल पेमेंट। ये और बैंक बैंक गारंटी करती है, बैंक फुल पेमेंट जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, वो बैंक को रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप मेरे बिहाफ पे आप पेमेंट कर देना एक्सपोर्टर को। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि गारंटी करती है बायर के पेमेंट को कि वो पेमेंट सेलर को हो गया है या नहीं हुआ है, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी इम्पोर्टर है वो। और टाइमली पेमेंट हो गया है नहीं हुआ है, पूरा पेमेंट हो गया है नहीं हुआ है, ये सब बैंक अपना ध्यान रखती है।
ये होता है बेसिकली एलसी। ये बहुत शॉर्ट में बताया मैंने। ओवरड्राफ्ट जो होता है, ओवरड्राफ्ट नॉर्मल है, ये तो कोई इंटरनेशनल ट्रेड में यूज नहीं किया जाता है। ये ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट फैसिलिटी होता है। क्रेडिट फैसिलिटी होता है कि आप अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, फिर चाहे आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो या फिर तो नेगेटिव बैलेंस क्यों ना हो। तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि बैंक इशू करती है इंपोर्टर के रिक्वेस्ट के ऊपर। इंपोर्टर यानी कि यहाँ पे बायर के बारे में बात हो रही है। और इट स्टेट्स दैट द बैंक विल पे, बैंक पे करेगी वो स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यहाँ पे जिसको पे कर रही है दैट इज सेलर हो गया या फिर तो एक्सपोर्टर बोल लो। एक्सपोर्टर को नॉर्मली द एक्सपोर्टर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो क्या है यहाँ पे, एक्सचेंज तो होगा नहीं। एक्सचेंज में हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना है। बिल ऑफ लीडिंग भी नहीं होगा, ये एक एविडेंस का काम करता है। एक बस शिपर और कैरियर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एलसी क्या होता है जो कि बैंक ने इशू किया हुआ है, और ये मेक श्योर करती है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसका पेमेंट टाइमली हो जाए, फुल पेमेंट हो जाए। राइट, तो इसका राइट आंसर है लेटर ऑफ क्रेडिट। Next, we have question number 15. National Bank for Agriculture and Rural Development was set up in the year. National Bank for Agriculture and Rural Development, इसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड का सेटअप, नाबार्ड को हमने कब सेटअप करा था? 1980, 1984, 1982, 1986। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 1982 इसका राइट आंसर है। इससे पहले ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था? तो बी शिवरमन के रिकमेंडेशन के ऊपर इसको सेटअप किया गया था। बी शिवरमन कमेटी। और ये कैसे किया गया था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट एक्ट, बाय पार्लियामेंट एक्ट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सेम, ये भी मुंबई में है। या तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा या फिर तो दिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है डैश इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिक्वायरिंग अ पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। वो कौन सा ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू करती है किसी भी पर्सन को रोकने के लिए वो काम करने से, कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते हो। वी हैव ऑप्शन समन, इंजंक्शन, रेसिशन। रेसिजन नहीं होगा ये, RESCISSION होगा। या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या होता है ये चारों का मतलब क्या होता है? लेट्स सी। समन होता है, समन होता है एक फॉर्मल ऑर्डर जो कि कोर्ट इशू करती है कि भाई किसी पर्सन को समन किया गया है, दैट इज किसी को कॉल किया गया है कि भाई आपको कोर्ट के सामने आकर के प्रेजेंट होना है। कोर्ट बोलती है दैट दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। राइट, उसके बाद है हमारे पास रेसिजन। रेसिजन जो होता है वो होता है कैंसलेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करना, उसे कैंसिल करना, दैट इज रेसिजन। थर्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है जहां पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है, जो भी ब्रीचिंग पार्टी है, ब्रीच होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी किसी एक पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई लॉ है उसे उसने तोड़ दिया है, धोखा कर दिया या फिर तो कुछ भी, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो भी पार्टी वहां पे ब्रीच कर रही है उसको कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे करने होंगे, तो उस केस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। और द लास्ट वन है इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है कि कोर्ट आपको ऑर्डर करती है किसी पर्सन को या किसी एंटिटी को या फिर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना है, टू स्टॉप, या फिर तो तुम्हें ये काम करना है, तो उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा था कि वो कौन सा ऑर्डर है जो कि कोर्ट देती है कि भाई किसी पर्सन को कोई एक्ट करने से रोकने के टाइम पे वो कौन सा ऑर्डर करती है, तो वो इंजंक्शन है। इंजंक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच डॉक्ट्रिन डिफाइंस लेट द बायर अवेयर, सॉरी लेट द बायर बी अवेयर, बीवेयर। वो कौन सा डॉक्ट्रिन है जिसको जो बताता है कि लेट द बायर बीवेयर? आपके पास ऑप्शंस है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबको पता है, क्लास 9 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर जो है वो बताता है, इसी का लैटिन मीनिंग होता है ये कि लेट द बायर बी अवेयर। इसके अलावा ये जो बाकी है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूनिटी, प्रूनिटी नहीं होगा, ये प्रिविटी होगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सब का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इसका मतलब है बियॉन्ड द पावर्स, दैट कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी हमारी जो कंपनी है वो अपने पावर के बियॉन्ड जा करके कोई भी काम नहीं कर सकती है। इन सच केस उसके एक्ट को हम नल एंड वॉइड बोलेंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसी में एक और चीज ऐड कर लो, जैसे यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स है, इंट्रा वायर्स हो गया तो विद इन द पावर हो जाएगा, इसका मतलब विद इन द पावर।
नेक्स्ट वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कॉन्ड रूल भी कहते हैं, टर्कॉन्ड रूल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जो थर्ड पार्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ये डॉक्ट्रिन कि वो ऐसा अज्यूम कर सकता है कि जितने भी इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वो हो चुके हैं और उसे कोई भी इंटरनल प्रोसीजर में इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर थर्ड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व है, मान लो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो सिर्फ वही दो पार्टीज अपने रूल्स ऑब्लिगेशंस और बाकी जो भी कंडीशंस वगैरह है वो रख सकते हैं। उनके अलावा कोई थर्ड पार्टी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो अपने कोई भी ऑब्लिगेशन या कोई भी कंडीशन उसमें नहीं लगा सकता है। इसका राइट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी व्हाट आर द प्रेफरेंशियल पेमेंट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यही है कि जब हमारी कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो हम पेमेंट करते हैं सबको। अब किस फॉर्म में आप किस रैंक पे आप पेमेंट कर रहे हो, किसको आप पहले पेमेंट करोगे किसको आप बाद में पेमेंट करोगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट टैक्सेस है, डायरेक्टर फीस है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी है, पीएफ पेंशन फंड ग्रेचुटी फंड है। तो याद रखना सबसे पहले तो आप जो आपकी जो कंपनी है उसमें रेवेन्यू टैक्सेस जो भी होते हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर तो स्टेट गवर्नमेंट वो आप सबसे पहले पे करते हो। उसके बाद एम्प्लॉय का कोई वेजेस या फिर तो सैलरीज है, वेजेस या फिर तो सैलरीज है आप वो पे करोगे। थर्ड में कोई हॉलीडे रेम्यूनरेशन वगैरह है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन वगैरह है टू एम्प्लॉय, ड्यू है कुछ तो आप वो पे करोगे। फोर्थ में आपके पास कोई भी पीएफ है या फिर तो पेंशन फंड आपके पास पड़ा हुआ है जो कि आपको एम्प्लॉय को देना है तो आप वो भी पे करोगे। उसके बाद आप बाकी सबको आप पे करोगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप किसको सबसे पहले पे कर रहे हो लिक्विडेशन के टाइम पे, बाकी आप किसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट टैक्सेस जो है उसे आप दोगे ही दोगे, आप उसे नहीं, सबसे पहले तो आपको यही पे करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। डायरेक्टर फीस जो डायरेक्टर होता है उसे आप एंड में भी दे सकते हो और चाहो तो आप उसको वेव ऑफ भी कर सकते हो। हॉलीडे रेम्यूनरेशन इसमें मैंने बताया है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन जो कि एम्प्लॉइज को देना है वो आपको देने पड़ेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी सेम, डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर ये सारी चीजें ये सब इनके ओनर्स के अंदर आते हैं, सारे बोर्ड मेंबर्स के हैं, सबको इसके को ओनर्स होते हैं तो उनको आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। पीएफ पेंशन फंड ग्रेचुटी फंड्स वगैरह आपको देने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, दिस ए सी ई। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अंडर विच सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंट इज ओपन फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। वो कौन सा सिस्टम है ब्रांच अकाउंटिंग का जिसमें आप सारे ब्रांचेस के अलग अलग अकाउंट आप खोलते हो सेपरेटली हेड ऑफिस में। आपके पास ऑप्शन है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम या होलसेल ब्रांच सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे ब्रांचेस वगैरह होते हैं ना उन सबके हम अकाउंटिंग वगैरह बनाते हैं। होल्ड ऑन, उन सब के हम अकाउंटिंग वगैरह हम बनाते हैं, उन सब का हम अलग अलग अकाउंट हम ओपन करते हैं टू डिटरमाइन दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कि कितना हर एक ब्रांच से हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। और दूसरा है डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम भी सेम होता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के जैसा ही होता है। बस क्या होता है ना कि ये जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होता है थोड़ा डिटेल्ड होता है, इसमें हर एक जानकारी आपको देखने को मिलेंगी और डेटर में थोड़ा सा कम डिटेल आपको दे, वरना वो दोनों का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम ही सेम है। तो ये कौन सा है जिसमें आपके ब्रांचेस के आपके सारे अलग अलग सेपरेटली अकाउंट बनते हैं हेड ऑफिस में, तो वो है डेटर सिस्टम। लेकिन यहीं पे अब आपको एक और चीज ऐड कर दिया जाता है कि हर एक चीज डिटेल में आपको रिकॉर्ड करनी होती है, तो वो हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होता है इनिशियल कॉस्ट, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड। याद रखो जब भी आप कोई प्रोडक्ट को आप बनाते हो तो उसमें आप डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करते हो, डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हो, ओवरहेड को आप ऐड नहीं करते हो। रीजन बीइंग कि इसके अंदर लेबर और मटेरियल दोनों एडेड होता है, डबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी वजह से ये तीनों आपका प्राइम कॉस्ट है और ये हमारा राइट आंसर है, दैट इज ओवरहेड हमारा प्राइम कॉस्ट नहीं है। ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।